हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस बैच के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 16 पर। 15 क्लास इसके पहले हो चुकी है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इस बैच के अंदर आदिकाल चल रहा है प्यारे दोस्तों। क्या चल रहा है बताऊं? आदिकाल। और आदिकाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं लौकिक गद्य साहित्य का वीडियो दूसरा, मतलब दूसरे नंबर का वीडियो है लौकिक गद्य साहित्य का। इससे पहले लौकिक गद्य साहित्य की क्लास हो चुकी है। ठीक है ना, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आप क्लास का अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और बार बार अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलो हम बढ़ते हैं आगे। लौकिक साहित्य के अंदर बात करें आदिकाल में, तो आज हम देखने वाले हैं कवि विद्यापति और उनकी पदावली के बारे में, और साथ साथ विद्यापति से संबंधित पूरा डिटेल और पूरी रचनाएं जो भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, कवि विद्यापति और उनकी पदावली। आज हम कौन से कवि के बारे में चर्चा कर रहे हैं? कवि विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे तो हम काफ़ी सारा, मतलब ऐसा कि जीरो से लेके हाई लेवल तक कि हमारा क्वेश्चन वहाँ ना निकले, पर यहाँ पे मैं मोस्ट बताता हुआ चलो तो उनको आप इंगित जरूर करें, वो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करें कवि विद्यापति की, तो इनकी सबसे पहले प्रमुख रचनाओं में है पदावली। कौन सी है प्यारे दोस्तों? पदावली। ये तो तीनों मोस्ट है, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार आपसे पूछा जा सकता है कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है, तो ध्यान रखना विद्यापति की है। और पदावली तो है ही सही, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और एक है गोरक्ष विजय। और भी हम आगे चर्चा करेंगे, और भी इनकी रचनाएं हैं, पर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली। ठीक है, सामने इनके सन भी लिखे हुए हैं प्यारे दोस्तों, जैसे पदावली का 1380 ईस्वी, कीर्तिलता का 1403 ईस्वी और कीर्ति पताका 1403 ईस्वी। इनके सन वगैरह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रचना का नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कीर्तिलता, कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ही आपके पास में विद्या आ जाएगी तो आपके पास कीर्ति ही कीर्ति रहेगी, ध्यान रखना। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, विद्यापति की पदावली के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? विद्यापति की पदावली के बारे में। ठीक है ना, अच्छे से बार बार कहता हूं मैं कि नोट्स अच्छे से बनाते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। इस चीज का एहसास, क्लास की अहमियत कब पता लगेगी? जब आप रोजाना पढ़ते रहोगे और जिस दिन पेपर देने जाओगे और पेपर दे के आओगे तो एक बार कमेंट जरूर करोगे मेरे को आप। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं विद्यापति की पदावली के बारे में। और विद्यापति की जो पदावली है, इसमें जो भाषा मिलती है प्राचीन मैथिली भाषा है इसकी प्यारे दोस्तों। कैसी है इसकी जो भाषा है ना, वो कौन सी है? प्राचीन मैथिली है। और विद्यापति के पदों का संग्रह है इसके अंदर। किसका? विद्यापति के द्वारा पदों का जो संग्रह है वो किसके अंदर है? विद्यापति की पदावली के अंदर है। और आगे बात करें इनके पदों का, मतलब पदावली के पदों का जो संकलन सर्वप्रथम किया ना, वो किसने किया है? शारदा चरण मिश्र ने किया है। किसने किया है? शारदा चरण मिश्र ने। और जल्दी ही मैं आपको बिल्कुल 2-5 दिन बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी क्लास के अंदर, चिंता मत करो, पर बीच में क्लास मत छोड़ना। इसे नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। धीरे धीरे हम इन क्लास को क्या कर देंगे? लाइव करेंगे। फिर इस क्लास को प्राइमर नहीं, सीधे लाइव करेंगे, ताकि हमें और भी पढ़ने का मजा आए बेहतरीन। ठीक है, जब तक नोट्स अच्छे से बनाते रहे, एक भी क्लास बीच में ना छोड़ें आप। ठीक है, पदों का संकलन सर्वप्रथम किसने किया बताओ? शारदा चरण मिश्र ने किया है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि विद्यापति की पदावली का जो पदों का संकलन है वो सर्वप्रथम किसने किया? शारदा चरण मिश्र ने किया है। और आगे बात करें कि विद्यापति की पदावली के राधा कृष्णन प्रेम संबंधी पद विद्यापति के प्रसिद्धि के आधार हैं। मतलब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का फुल्का मत समझना सभी क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्लास की में जब मैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, विद्यापति पदावली के राधा कृष्णन प्रेम संबंधी पद विद्यापति के प्रसिद्धि के क्या है? आधार है। मतलब पदावली के अंदर प्रसिद्धि जो बताई गई है, आधार बताया, क्या बताया है? राधा कृष्ण प्रेम संबंधी पद विद्यापति के प्रसिद्धि के क्या है? आधार है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। फिर देखो आगे बात करें भाषा की। भाषा प्राचीन मैथिली है, जिसमें ब्रज भाषा का भी प्राधान्य मिलता है। मतलब इस पदावली के अंदर जो भाषा है ना, वो मैथिली है, पर जिसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? ब्रज भाषा का भी प्राधान्य इसके अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करें तो ब्रजबुली का प्राचीन रूप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्रजबुली का प्राचीन रूप भी कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो
आगे देखिएगा, जो विद्यापति की शैली है ना, विद्यापति की शैली वो कैसी है? गीति शैली है। कैसी शैली है? गीति शैली है विद्यापति की। कैसी शैली है बताओ? गीति शैली है। क्योंकि वहां पे जब असंगत, असत्य, असुमेलित के जब क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि जो आप एग्जाम दोगे, आप 2023 के बाद जब आप एग्जाम दोगे ना, तो आजकल का जो लेवल है अच्छे मेंटेन पे चल रहा है, तो इस चीज़ का बहुत ही वैसे ही आप तैयारी पे ध्यान रखते हुए चलो, ताकि अभी से ही ऐसा चलते रहोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एग्जाम आपके अनुकूल ही रहेगा। ठीक है ना। देखो, विद्यापति की शैली गीति शैली है। और आगे बात करें, पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण, इनके पदों की जो मधुर गीतात्मकता है ना विद्यापति की, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मैथिल कोकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। विद्यापति की शैली गीति शैली है और इनके पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण इनको क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। चाहता तो मैं सीधा लिख देता कि इन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, पर मेरे प्यारे दोस्तों पूरा पढ़ोगे ना लाइन से, करेक्ट तरीके से, मतलब थोड़ा इसके साथ लिंक रहना चाहिए ताकि हमें याद रहे, क्योंकि ऐसे तो बहुत फैक्ट आएंगे, कब तक हम याद रखेंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि मैथिल कोकिल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण इसे क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो बता देना विद्यापति। फिर देखो आगे बात करें, देखो अगले पॉइंट पे बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय विद्यापति को प्राप्त है। हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय विद्यापति को प्राप्त है। और आगे बात करें, संस्कृत, अपभ्रंश एवं मैथिली में इनकी रचनाएं प्राप्त हैं। संस्कृत में भी, अपभ्रंश में भी और मैथिली में भी इनकी रचनाएं प्राप्त हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कीर्ति लता, कीर्ति पताका हमने देखा, और पदावली। और उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बताओ? हम बात करने वाले हैं कीर्ति लता के बारे में। सबसे पहले हम कीर्ति लता के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस रचना के बारे में। और कीर्ति लता रचना को विद्यापति ने कहानी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी के नाम से भी कहा है, कहानी का नाम भी कहा है एक तरह से। किसको? कीर्ति लता को। समझना इस लाइन को दोबारा, कि विद्यापति ने कीर्ति लता को क्या कहा है? कहानी भी कहा है। इस नाम से भी जाना गया है। किस नाम से? कहानी के नाम से। चलो आगे बात करते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्ति लता को क्या बोला है? भृंग भृंगी संवाद के नाम से बोला है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद के नाम से किसको कहा है? कीर्ति लता के बारे में कहा है। क्वेश्चन भी सुनते चलो साथ साथ। फिर देखो आगे बात करते हैं, अपभ्रंश, सबसे मोस्ट लाइन आ गई है, सबसे मोस्ट लाइन है ये वाली, अपभ्रंश अथवा अवहट। ये अवहट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अपभ्रंश अथवा अवहट में रचित राज प्रशस्ति काव्य है ये। किस में रचित है? कौन सी भाषा में? अवहट में रचित है ये राज प्रशस्ति काव्य है। फिर अगली बात करते हैं, अगली लाइन में देखो इसके अंदर क्या है। इस रचना के जो अंदर है ना, वो कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन मिलता है इस रचना के अंदर? कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का क्या मिलता है? इस रचना के अंदर वर्णन मिलता है इनका। फिर आगे बात करें और आगे देखें तो विद्यापति ने स्वयं के लिए, इसके अंदर कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं के लिए, खुद के लिए खेलन कवि का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? खेलन कवि का। क्वेश्चन आ जाए किस कवि ने स्वयं के लिए खेलन कवि का उल्लेख किया है? तो ध्यान रखना विद्यापति ने क्या उल्लेख किया है? खेलन कवि के लिए। किसके लिए? स्वयं के लिए। फिर देखो विद्यापति राजा कीर्ति सिंह एवं राजा शिव सिंह के राज्याश्रित कवि थे। तो ध्यान रखना ये मोस्ट बात है कि विद्यापति किसके आश्रित में थे? किसके राजा आश्रित कवि थे? राजा शिव सिंह के और राजा कीर्ति सिंह के। चलो आगे बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त हुआ है किसके अंदर? कीर्ति लता के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी एक लाइन भी अगर आती है ना, वो वहां पे 2 नंबर की होती
होती है, और वो लाइन अगर हमारे पास नहीं होती है ना तो वो टॉपिक उस क्वेश्चन के साथ साथ आदिकाल से एक क्वेश्चन की संख्या भी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आदिकाल में मेहनत करके आए और मेहनत करने के बाद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं दिखाना आपको तो यूँ समझ लीजिए आपने आदिकाल पढ़ा है ना, वो क्या हो गया, वेस्ट होकर पूरा टॉपिक हमारा वहां से गया मेरे प्यारे दोस्तों। और वहां से जिस जिस विद्यार्थी ने आदिकाल का आया हुआ प्रश्न वो राइट किया है तो वो आपसे दौड़ में वहीं आगे हो जाएगा। तो इन चीजों को अभी से संभल के रखो, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलो और बार बार अच्छे से याद करते हुए जाओ। देखो कैसे, अब मान लीजिए कीर्ति लता कीर्ति पताका हर बच्चे को याद रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि जो हिंदी साहित्य से तैयारी करेगा करता है तो उसको कीर्ति लता कीर्ति पताका इजी वे में याद रहती है, हर टीचर भी पढ़ा के इसको आसानी से भेजता है, ठीक है। पर क्वेश्चन अगर आ गया मान लीजिए थोड़ा सा भी डीप आता है और आपको मतलब वहां पे फिर क्या होता है, बच्चे छट जाते हैं, फिर वहां पे कम बच्चे ही राइट कर पाते हैं, तो उन क्वेश्चन में लीड बनती है। तो अच्छे से संभल के तैयार करना है हर चीज को। देखो बात करें कीर्ति लता के अंदर किसका रोचक वर्णन हुआ है तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा जौनपुर, फिर 3 ऑप्शन अलग लिख के आ जाएंगे, तो कितना सीधा क्वेश्चन है, तो इतना सीधा क्वेश्चन भी बिगड़ जाता है। तो हमें हर एक क्वेश्चन बचा के चलना है, ध्यान रखना है और बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आगे आपको करवाऊंगा, और अपने स्तर पे भी आपको तैयारी रखनी है। फिर देखो बाकी हिंदी साहित्य में जो आप पढ़ रहे हो ये पर्याप्त है, ठीक है। देखो जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त हुआ है किसके अंदर, कीर्ति लता के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें। देखो कीर्ति पताका, अब मान लो विद्यापति की किस रचना को कहानी भी कहा गया है, कहानी भी कहा गया है, तो फिर आंसर क्या दोगे आप, आंसर देना है कीर्ति लता। आगे बात करें कीर्ति पताका के बारे में, किसके बारे में, कीर्ति पताका के बारे में आगे बात करें तो देखिएगा। देखो विद्यापति की ये अवहट की रचना है, किसकी रचना है, अवहट की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन। इसके बाद आगे बात करें तो इसकी जो खंडित प्रतिलिपि है ना, किसकी, कीर्ति पताका की, ये ग्रंथ अप्राप्त है एक तरह से, पर इसकी जो खंडित प्रतिलिपि है ना वो नेपाल दरबार पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहां पे सुरक्षित है, नेपाल दरबार पुस्तकालय में सुरक्षित है। फिर आगे बात करें कीर्ति पताका के अंदर राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता एवं गुण ग्राहकता का वर्णन है, किसके अंदर, कीर्ति पताका के अंदर। अब कीर्ति पताका के अंदर वर्णन है किसका, राजा शिव सिंह की वीरता, उदारता एवं गुण ग्राहकता का क्या है, वर्णन है, किसके अंदर, कीर्ति पताका के अंदर। चलो, और रचना तो किसकी है वो तो आपको याद हो ही गया होगा, विद्यापति की है। फिर देखो ये रचना देखो, गोरक्ष विजय, ज्यादा मोस्ट तो नहीं है पर रचना तो इनकी है, पर विद्यापति तो मोस्ट है पूरा टॉपिक ही, ठीक है ना। फिर देखो गोरक्ष विजय की बात करें तो इस एक अंक की नाट्य कृति के संवाद संस्कृत और प्राकृत में तथा गीत मैथिली भाषा में रचित हैं। मतलब इस एक अंक की नाट्य कृति के संवाद संस्कृत और प्राकृत में तथा गीत मैथिली भाषा में रचित हैं। संस्कृत, प्राकृत तथा मैथिली संयुक्त रूप से रचित ये रचना है। किस किस से संयुक्त रूप है, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली संयुक्त रूप से रचित ये रचना है गोरक्ष विजय। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आया कि विद्यापति के संबंध में सही कथन नहीं है, अब वहां पे एक कीर्ति लता का आ गया और एक कीर्ति पताका का आ गया, फिर भी हम नंबर नहीं ले सके मेरे प्यारे दोस्तों। अभी भी 2 विकल्प बचते हैं और वो रहेंगे मेकिंग डिसीजन, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वहीं से पूरा पेपर और पूरा क्वेश्चन संभलता है, ठीक है। तो हमें वहां पे अगर 2 जानकारी आ जाती है और उसके बाद भी अगर 2 जानकारी नहीं आती है तो फिर वहां आर या पार ही होता है, या तो सही निकलेगा या फिर पूरा गलत ही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, देखो अगले पॉइंट पे बात करें विद्यापति के बारे में। ये तो देखी हमने रचनाएं, अभी और भी इनकी रचनाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। मान लीजिए जब ऐसा क्वेश्चन आया कि निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें सभी रचनाएं विद्यापति की है, तो फिर वहां पे आपको एक्स्ट्रा में 1-2 रचनाएं वैसी भी डाल दी जाएगी जो आपकी नजर में कम रहती है, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन हिल जाएगा। तो ऐसे काम नहीं करने, हमें डगमगाना नहीं है प्रश्न को, ठीक है ना, मतलब करेक्ट राइट करना है क्वेश्चन को, जब भी सफलता प्राप्त होती है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं विद्यापति के बारे में।
किसके बारे में? विद्यापति के बारे में बात करें। पूरा अब पर्सनल डिटेल जानते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, पिता कौन है, जो भी नॉर्मल जानकारी है। देखो विद्यापति की बात करें, इनका जन्म बिस्वी गांव में हुआ है। कौन से गांव में हुआ है? बिस्वी गांव में हुआ है। बिस्वी गांव भी मिलता है, बिस्वी भी मिलता है। तो बिस्वी गांव जो मिला था ना, ये उपहार में मिला था, राजा शिव सिंह के द्वारा उपहार में दिया गया था ये गांव। कौन सा? बिस्वी गांव। और बिस्वी गांव में दरभंगा जिला है जो कि बिहार के अंदर है, वहां पे विद्यापति का जन्म हुआ है। और आगे बात करें, इनके इनके पिता थे ना, वो पिता थे कौन? पंडित गणपति ठाकुर। कौन थे? गणपति ठाकुर थे। और इनकी माता का नाम था हांसिनी देवी। क्या नाम था? हांसिनी देवी इनकी माता का नाम था, विद्यापति की माता का नाम का। देखो हर एक का आपको जन्म माता पिता याद नहीं करना, पर जो करवाता जाऊं मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके जन्म से लेके सन और मृत्यु से लेके सन क्या है, विवादास्पद से जो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखो विद्या अध्ययन की बात करें कि इन्होंने विद्या का अध्ययन किया था हरि मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा किया था? हरि मिश्र के द्वारा किया था। और आगे बात करें, देखो इनकी जो प्रथम रचना है आपको पढ़ा दी मैंने अभी। कौन सी है प्रथम रचना? वह है कीर्तिलता। कौन सी है बताओ? कीर्तिलता है, जो किसमें है? अवहट भाषा में है। किसमें है? अवहट भाषा में है। विद्यापति की जो प्रथम रचना है वह कीर्तिलता है और अवहट भाषा में है। तो इसके अंदर एक कथन मिलता है प्यारे दोस्तों, इस कीर्तिलता के अंदर एक कथन मिलता है। पहला जो कथन मिलता है कीर्तिलता में, वो क्या मिलता है? देखो इसमें कहा गया है कि देसिल बना सब जन मिठा, ते तैसन जमओ अवहट्टा। देखो किसके बारे में कथन मिला है? ये अवहट भाषा के बारे में मिला है। पर ये कथन लिख के सीधा आपसे पूछ लेगा ये पंक्तियां किसकी है, किसकी रचना है। तो यहीं से क्या होता है, एक लेवल क्रिएट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि 1000 1100 1200 जनों की जो वैकेंसी होती है उस लीड में आता है वो स्टूडेंट, ठीक है। देखो आगे बात करें, देसिल बना सब जन मिठा, ते तेसन जमओ अवहट्टा। मतलब इन्होंने बोला है कि जिस तरह से देसी भाषा सब जनों को मीठी लगती है, वैसे ही अवहट भाषा को इन्होंने माना है। यही जानकर इन्होंने अवहट भाषा में इसको लिखा है। ये इसका अर्थ है, पर अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको तो केवल लाइन का पता होना चाहिए कि कहां से उठाई गई है, किस रचना से संबंधित है और किसकी है। इतना ही आपसे पूछने वाला है एग्जामिनर। चलो आगे की तरफ बात करते हैं। देखो जयदेव के समान, आगे बात करें, जयदेव के समान विद्यापति को अपनी भाषा पर नाज था। किसके समान? जयदेव के समान विद्यापति को अपनी भाषा पे क्या था? नाज था। तो कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में उन्होंने क्या कहा? क्योंकि इनकी भाषा पे इनको क्या था? नाज था। तो इन्होंने प्रथम पल्लव, कीर्तिलता का जो प्रथम पल्लव था वो ये था। देखो, बालचंद विजवाऊ भाषा ई नीचे नाउर मन मोही, ठीक है ना। ये थी पहला पल्लव किसका? कीर्तिलता का। इसमें कहा गया है कि बालचंद विजाऊ भाषा, मतलब बालचंद देवता के रूप में, शिव के सिर पे जो बालचंद जो लगा होता है, और विद्यापति की भाषा, ऐसा बोला है कि बालचंद शिव पे जो लगा हुआ है देवता रूपी जो बालचंद, और विद्यापति की भाषा को कोई भी क्या कर सकता है? गलत नहीं ठहरा सकता है, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है ना। और विद्यापति की भाषा को भी, मतलब सुशोभित भाषा है विद्यापति की भी, ऐसा बोला है। मतलब किस तुलना की गई है, मतलब इनकी भाषा पे क्या है? इनको नाज है मेरे प्यारे दोस्तों। जयदेव के समान विद्यापति को भी अपनी भाषा पे क्या था? नाज था। तो कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में ये मिलता है, बालचंद विजाऊ भाषा न नीचे दार मनमोही। मतलब बालचंद शिव भगवान के सिर पे जो लगा रहता है और विद्यापति की भाषा, इन दोनों को कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। इस तरह की चीजें इसके अंदर बताई गई है, पर हमें अर्थ नहीं, हमें तो ये लाइन पता होनी चाहिए कि कहाँ की है, किसकी है। तो बालचंद विजाऊ भाषा ई नीचे ये नार मन मोही किससे संबंधित है? कीर्तिलता के प्रथम पल्लव है ये, जिसमें जयदेव के समान विद्यापति को अपनी भाषा पे नाज था। तो प्रथम पल्लव ये मिलता है। और ये भी कथन ध्यान रखें, कीर्तिलता में अवध भाषा जो है ना प्रथम रचना है, इसके अंदर कथन बोला गया है, देसिल बना सब जन मीठा। जिस तरह से देसी भाषा सब जनों को मीठी लगती है, वही जानकर मैंने अवध भाषा को, अवध भाषा में कीर्तिलता लिखा है। चलो आगे बात करते हैं। अब दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे।
बिल्कुल ऐसा पढ़ने के बाद आपको नहीं लगना चाहिए कि हमें इसके अलावा कुछ पढ़ना है, बस इसी को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। इस बात का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। चलो आगे बात करें और देखिएगा देखो बाबू ब्रजनंदन सहाय ने क्या कहा है। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने इनको किनको, विद्यापति को वैष्णव कवि चूड़ामणि कहा है। क्या कहा है, इस लाइन को समझना। बाबू ब्रज नयन सहाय ने विद्यापति को क्या बोला है, वैष्णव कवि चूड़ामणि के नाम से बोला है। किसने, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने। फिर आगे देखो, राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं कि विद्यापति वैष्णव नहीं शैव थे। कौन लिखते हैं ऐसे कि विद्यापति वैष्णव नहीं शैव थे, ऐसा किसने लिखा है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है कि विद्यापति वैष्णव नहीं शैव थे, किसने कहा, फिर ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। फिर आगे बात करें, देखो इनको नव कवि शेखर भी कहा जाता है। इनको कुछ इतिहासकारों ने इनको नव कवि शेखर भी कहा है। फिर देखो अगला एक पॉइंट मिलता है नचारी। ये नचारी क्या होता है, ये यहीं से मिलती है शब्दावली नचारी। नचारी क्या है, विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो पद हैं, जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, उनको नचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नचारी कहा जाता है। मतलब विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए पद जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, उनको नचारी कहा गया है। फिर आगे बढ़े, देखो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, महत्वपूर्ण रचना तो आपने याद कर ली है, टेंशन ना लें आप। अब देखो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं के क्रम बताइए। अब आपके सामने मान लो क्वेश्चन आ गया कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार या फिर विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम है, मतलब उनकी रचनाओं का सही क्रम है। तो ये ध्यान रखना, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की जो रचनाओं का जो क्रम मिलता है, इस तरह से 9-10 रचनाओं का क्रम मिलता है, जिसमें से कम आपको 2-3 तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पहली कौन सी ली गई, दूसरी, क्योंकि हमें तो इतना ही याद रहेगा, फिर पहली कीर्ति लता और दूसरी कीर्ति पताका, इतने पे ही रह जाओगे आप। ये तो चौथे पे है। मान लो युग्म बन गया इस तरह से कि राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम है, सही क्रम है। अब पहला ऑप्शन देखो आप, कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका, एक तो ये हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखो कीर्ति लता, फिर यहाँ दे देगा कीर्ति पताका, फिर दे देगा भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, तो देखो होगी ना गड़बड़। आप किसको मोस्ट मान लोगे, कीर्ति लता और कीर्ति पताका आएगा जिसको, यहीं से डिफरेंट, ठीक है ना। देखो तो ध्यान रखना, पहली तो कौन सी है, कीर्ति लता, और दूसरी कौन सी बताइए, भू परिक्रमा। सबसे पहले तो कीर्ति लता, जैसे ही कीर्ति आएगी आप भू के परिक्रमा लगाओगे, और पुरुष परीक्षा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा का भी ध्यान रखना। देखो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, पुरुष परीक्षा रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है। कीर्ति पताका, लिखनावली, भाई कीर्ति पताका और कीर्ति लता तो मोस्ट है, इसकी तो आप चिंता ना करो, वो तो लिख ही लिया, बता ही दिया मैंने कि हाँ वो तो मोस्ट है, ठीक है। उसकी आगे भी देखना है, ठीक है ना, क्योंकि हर साल एक ही जगह नहीं घूमेगा एग्जाम, कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। देखो कीर्ति लता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, लिखनावली, और एक है शेव सरसव सार। क्या है, शेव सरसव सार। एक है गंगा वाक्यावली, एक है दान वाक्यावली, और एक दुर्गा भक्त तरंगिणी। और भी है पर इतनी पर्याप्त है जो कि आपको फायदा दे देगी, बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। देखो राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का क्रम, वहां भी मान लो 4-4 रचना भी आ गई ना ऑप्शन में जम के, तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखो पहली तो क्या कौन सी बताई इन्होंने, कीर्ति लता, दूसरी भू परिक्रमा, तीसरी पुरुष परीक्षा, चौथी कीर्ति पताका, फिर लिखनावली, फिर शेव सरसव सार, फिर है गंगा वाक्यावली, फिर है दान वाक्यावली, फिर दुर्गा भक्त तरंगिणी। चलो सबसे पहले कीर्ति आएगी आपके पास, भू परिक्रमा करोगे, ये भू परिक्रमा करके ही आपको क्या मिली, एक तरह से पुरुष की परीक्षा हुई। फिर उसके बाद कीर्ति पताका याद रखना, ठीक है ना। फिर लिखनावली, शेव सरसव सार, गंगा वाक्यावली, गंगा में कर दो दान वाक्यावली, और फिर भक्ति करो दुर्गा भक्त तरंगिणी। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो इसको ऐसे बस एक नज़र मार लेना है यहाँ पे। अब इसकी और भी जो डिटेल है आगे देखो तो यूं ही याद हो जाएगी सब चीज़ें।
सबसे पहले आपको बताए कीर्तिलता होगी ना, वो तो तैयार है, ठीक है ना। इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, आपको भी कुछ नहीं लिखना क्योंकि कीर्तिलता की जानकारी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद भू परिक्रमा की बात करते हैं, अगली कौन सी है, भू परिक्रमा है। और अगली पुरुष परीक्षा है। पुरुष परीक्षा को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा काफ़ी डिटेल है जो कि महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम में। चलो, और पुरुष परीक्षा तो इंपॉर्टेंट रह ही सकती है कि ध्यान रखना कि पुरुष परीक्षा किससे संबंधित है, मोस्ट बन सकता है कीर्तिलता, कीर्ति पताका के बाद ध्यान रखना। फिर देखो कीर्तिलता के बाद बात करें भू परिक्रमा, ये किसके अनुसार बता रहा हूँ, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, जो मैंने बताया ना विक्रम, वो बात कर रहे हैं हम। भू परिक्रमा की बात करें तो राजा देव सिंह की आज्ञा से रचित रचना है ये जो भू परिक्रमा है ना, राजा देव सिंह की आज्ञा से रचित रचना थी ये। और इसका जो वृद्ध रूप, बड़ा रूप मिलता है ना, वो पुरुष परीक्षा है। मतलब भू परिक्रमा राजा देव सिंह की आज्ञा से रचित रचना है और इसका जो वृद्ध रूप मिलता है वो पुरुष परीक्षा है। कौन सी है, पुरुष परीक्षा है, जो कि अगली रचना है। देखो पुरुष परीक्षा के अंदर क्या है, धार्मिक राजनीतिक विषय को श्रृंगार रस के पर्दे में व्यक्त किया गया है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसके अंदर धार्मिक राजनीतिक विषय के श्रृंगार रस के पर्दे में व्यक्त किया गया है, पुरुष परीक्षा है। या फिर असंगत असत्य के हिसाब से भी वहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि इतनी सी लाइन से ही आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर यहाँ वीर रस लिख देना तो भी आंसर गलत है, ठीक है ना। कैसा खतरनाक भी आता है कि बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है ना, जो कि 5-10 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना जिसमें पूरा पेपर वहीं से डगमगा जाता है और वहीं से आगे राइट है आपके तो औरों से आगे निकलते हो। चलो आगे बात करते हैं। पुरुष परीक्षा की बात करें तो धार्मिक राजनीतिक विषय को श्रृंगार रस के पर्दे में व्यक्त किया गया है। और आगे बात करें, देखो आगे बात करेंगे, ऐसा नहीं आएगा यहां से, पर बता रहा हूं कि इतनी सी जगह से ही आपको चेंज हो जाता है। चलो अनुवाद की बात करते हैं। देखो आगे की तरफ किसकी बात करते हैं, अनुवाद के बारे में। तो आप तो इतना ही ध्यान रख लोगे, अगर आपने ऐसा पढ़ लिया तो पुरुष परीक्षा तो आपको याद रहनी है, ठीक है ना, और वो पेपर में आई और आपका सीधा इजी लगेगा आपको पेपर फिर, ठीक है। देखो अनुवाद की बात करें तो 1830 ईस्वी में लॉर्ड बिशप टर्नर, क्या नाम है, लॉर्ड बिशप टर्नर के परामर्श से अनुवाद की बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में, पुरुष परीक्षा के बारे में। 1830 ईस्वी में लॉर्ड बिशप टर्नर के परामर्श से राजा कालिदास कृष्ण बहादुर ने अंग्रेजी में किया है पुरुष परीक्षा का अनुवाद। फिर देखो फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज में यह पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ाई जाती थी पहले। कौन से कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रिंसिपल भी पूछा गया था सेट के एग्जाम में, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो कोई भी बन सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में यह पाठ्य पुस्तक की तरफ पढ़ाई जाती थी, कौन सी, पुरुष परीक्षा, देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करते हैं, भाषानुवाद किया और इसका अपनी भाषा में जो अनुवाद किया है वो इस कॉलेज के बंग भाषा के अध्यापक थे हर प्रसाद राय ने 1815 ईस्वी में इसका भाषानुवाद किया है। किसका भाषानुवाद किया था, पुरुष परीक्षा का। इस कॉलेज के बंग भाषा के अध्यापक थे हर प्रसाद राय ने 1815 ईस्वी में क्या किया, भाषानुवाद किया भाई, ठीक है। ये हुई इसकी बात पुरुष परीक्षा की। फिर आगे की तरफ बात करते हैं। देखो आगे है कीर्ति पताका, जो कि मैंने क्रम बताया था आपको, इसकी भाषा मैथिली, आपको पता है ये तो, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं लिखनावली। लिखनावली की बात करें तो संस्कृत में पत्र व्यवहार का रीति विषयक रचना है ये, क्या है, संस्कृत में पत्र व्यवहार की रीति विषयक रचना थी लिखनावली। फिर आगे बात करें शिव सरसव सार, रानी विश्वास देवी के समय रचित हुई थी ये। शिव सिंह की जो रानी थी, शिव सिंह की मृत्यु के बाद रानी विश्वास देवी के समय रचित हुई थी शिव सरसव सार, ध्यान रखना। फिर टर्निंग पॉइंट है क्योंकि राजा शिव सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रानी विश्वास देवी के समय में रचित जो रचना है वो शिव सरसव सार है। फिर देखो गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली प्यारे दोस्तों विश्वास देवी के लिए ही रचित रचना है। किसके लिए, विश्वास देवी के लिए ही रचना विद्यापति की कौन सी है, गंगा वाक्यावली है। फिर देखो दान वाक्यावली, राजा नरसिंह देव की स्त्री धीरमती को समर्पित रचना है। दान वाक्यावली मोस्ट नहीं है पर रचना तो कम से कम याद होनी चाहिए किसकी है। और अगली है दुर्गा भक्ति तरंगनी है, तो यहाँ से केवल हमें ये याद होनी चाहिए कि ये रचना है और इनके रचनाकार कौन है, ये पता हमें होना चाहिए। फिर आगे की तरफ बात करेंगे हम अगली क्लास में। बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। विद्यापति से जो भी बन सकता था क्वेश्चन वो मैंने प्रयास किया है एक ही क्लास के अंदर फिट करने का। और आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, बार बार रिवाइज करना है, घबराना नहीं है,
क्योंकि देखो जीत तय करने के लिए संघर्ष तो करना जरूरी होता है, ठीक है ना। आसान चीज़ों से काम नहीं चलता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको 3 ही लिखा था ना, कीर्ति पताका कीर्ति लता, आएगी उन्हीं में, चांस होता है उनमें से आने का, पर थोड़ा सा भी आगे से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको फिर वापस अगली भर्ती की तैयारी करनी पड़ती है। तो एक ही बार में निकलना है तो अच्छे से जुड़े रहिए और नोट्स बनाते रहिए, और चैनल पे नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं कमेंट ना भी करो तो ईमानदारी से पूरी क्लास देखना, लास्ट में पेपर दे के आओगे तो खुद वापस कमेंट कर दोगे, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, और जल्दी ही लाइव क्लास हम करने वाले हैं। अगर वीडियो में कहीं क्वालिटी कम नजर आती है तो चिंता न करें, 4 से 5 दिनों में सारी चीज़ें सही हो जाएगी और लाइव क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, बस नोट्स नियमित रूप से बनाते रहना है, बीच में नहीं छोड़ना है बस, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।